बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। साबिक DGISI जनरल फैज हमीद, जिनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया और उसके बाद उनको चार्जशीट कर दिया गया, उनके हवाले से पाकिस्तान के एक बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जनाब अंसार अब्बासी, जंग और दी न्यूज़ के सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जनाब अंसार अब्बासी की खबर है कि साबिक DGISI जनरल फैज हमीद 50 के करीब सियासतदानों से राब्ते में थे। 50 के करीब जो सियासतदान थे, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उनके साथ वो रवाबित में थे और जो उनके साथ रवाबित थे, जो उनके साथ कॉन्टेक्ट थे, उसका पूरा रिकॉर्ड पाकिस्तान के इदारों के हाथ में लगा हुआ है। सर फैज हमीद साहब जो है, मैंने आपको बताया कि उनके जराइम बड़े संगीन हैं और पाकिस्तान के इस निज़ाम के अंदर उनकी माफ़ी की गुंजाइश मौजूद नहीं है, बल्कि ये कह लें कि उनकी माफ़ी इस सिस्टम के अंदर नाकाबिले कबूल है। अगर वो माफ़ी मांग भी लें तो उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। फैज हमीद साहब असल में जो कारस्तानियाँ और जो करतूत दिखा रहे थे, उसका मकसद सिर्फ एक था। आपको याद होगा कि जब जनरल बाजवा ने हाथ उठाया इमरान खान से और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान तुम्हें अदम एतमाद में सपोर्ट नहीं कर सकता, जब अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी तो उस वक्त बहुत से अरकान असेंबली जो हैं उनको ये पता चल गया था कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के अपने अरकान असेंबली को इस बात का अदराक था, उनको इस बात का इल्म था कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी और इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक अदम एतमाद के बाद फारिग हो जाएंगे, उन पर ऐवान का एतमाद नहीं रहेगा। इमरान खान ने लास्ट टाइम तक अप्रोच किया जनरल बाजवा को, लेकिन जनरल बाजवा वो गेम प्लान समझ गए थे इमरान खान का, क्योंकि इमरान खान चाहते थे कि अगर मैंने जनरल फैज को लाना है तो फिर अदम एतमाद आ रही है, अदम एतमाद से पहले मैं असेंबली तोड़ दूं और असेंबली तोड़ के उसके बाद मैं फ्रेश इलेक्शंस कॉल कर दूं और जैसे मैं फ्रेश इलेक्शंस करवाऊं तो फैज हमीद जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएगा, मैं दोबारा वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। इमरान खान तो इस खुशफहमी में मारे गए कि जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हुई, उस वक्त तक उनको इस बात का इल्म था और वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि मेरा मुतबादिल कोई नहीं है। उन्होंने आखिरी वक्त तक ये रंडी रोना रोया हुआ था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि मेरा मुतबादिल कोई नहीं है। लेकिन सर जब वो अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई तो उस वक्त तक वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जनरल बाजवा मुझे सपोर्ट करेगा, लेकिन जनरल बाजवा ने एंड टाइम पे जो है वो हाथ उठा लिया। तो जब अदम एतमाद की तहरीक जमा हो जाए तो कायदे ऐवान कौमी असेंबली में कायदे ऐवान जो वज़ीर आज़म है वो असेंबली नहीं तोड़ सकता। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हुई थी, वो बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक अदम एतमाद से फारग नहीं हुई थी, बल्कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद फारग हो गई थी। जब उनके खिलाफ वोटिंग हुई मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ, तो वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई। इसी तरह इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद जमा हुई थी, उस तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हुई। वोटिंग होने से पहले इमरान खान ने क्या किया कि जी असेंबली तोड़ दी, असेंबली तोड़ी। वो असेंबली तोड़कर वो आपको याद है ना, वो जो स्टे ऑर्डर पर वो 65,000 के करीब जो जाली वोटों के ऊपर जो डिप्टी स्पीकर बैठा था, जो हाउस का कस्टोडियन था। स्पीकर तो हाउस का कस्टोडियन होता है भाई। एक डिप्टी स्पीकर जो 65,000 के करीब जाली वोट लेकर बैठा था, कासिम सूरी, जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी मशकूक थी, वो बतौर डिप्टी कौमी स्पीकर रूलिंग दे रहा है कि जी अदम एतमाद साजिश है, अदम एतमाद अमरीका की साजिश है। भाई कौन सी साजिश है और कौन सी साजिश है? आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, आप उस पर वोटिंग करवाओ, बात खत्म। तहरीक अदम एतमाद जब जमा हो जाती है तो उस पर कायदे ऐवान के खिलाफ वोटिंग होती है। तो इमरान खान के खिलाफ जब वोटिंग हुई तो इमरान खान फारिग हो गए। फिर उसके बाद इन्होंने नाम दिया जनरल बाजवा की साजिश है, डोनाल्ड लू की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, अमेरिका तक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और आजकल उसी अमेरिका को कह रहे हैं कि मेरे मामलात के अंदर गारंटर बनो और इस्टेब्लिशमेंट से NRO करके मुझे पाकिस्तान की मुक्तदरा से मुज़ाकरात करके मुझे जेल से रिहा करवा दो। असल तो ये टारगेट है ना इमरान खान का। तो सर जो जनरल फैज थे उनको लाने का मकसद ये था
कि इमरान खान उनको लाएंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बनेंगे, उसके बाद जो जनरल बाजवा का बकिया टेन्योर है, क्योंकि उन्होंने 29 नवंबर 2022 को रिटायर होना था। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद भी 2022 में आई, अप्रैल 2022 में ही वोटिंग हुई। तो इमरान खान चाहते थे कि जो जनरल बाजवा का 29 नवंबर 2022 तक का बकिया टेन्योर है ना, उससे पहले पहले इलेक्शंस भी हो जाएंगे, मैं वज़ीर आज़म भी बन जाऊंगा और मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल फैज हमीद को ना वो कर दूंगा, नॉमिनेट कर दूंगा, उसका नाम जो है वो ओके कर दूंगा। तो इमरान खान साहब ने सर आगे मंसूबा बनाया हुआ था, और वो मंसूबा जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के कुछ ताकतवर लोगों को पता चला तो उन्होंने वो मंसूबा पकड़ के क्रैश कर दिया, उसको नाकाम बना दिया। और जब जनरल फैज को पता चला कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया तो उनको उसी दिन पता चल गया था कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की दौड़ से बाहर हो गया हूं। अब जनरल फैज के मामले के अंदर एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जनरल फैज जो है उनका टारगेट कौन था। उनका टारगेट बेसिकली नवाज शरीफ थे, उनका टारगेट काजी फायज ईसा साहब थे, उनका टारगेट मुस्लिम लीग नून थी, उनका टारगेट जनरल आसिम मुनीर थे। नवाज शरीफ इसलिए टारगेट थे कि वो नवाज शरीफ का नाम सफाई हस्ती से मिटाना चाहते थे। मुस्लिम लीग नून उनका टारगेट थी, 3 शख्सियात उनका टारगेट थी और 1 जमात उनका टारगेट थी। टोटल 4 चीजें जो उन्होंने अपने टारगेट पर रखी हुई थी। नवाज शरीफ साहब, जस्टिस काजी फायज ईसा और जनरल आसिम मुनीर। एक तो वो चाहते थे कि नवाज शरीफ जो है ना और मुस्लिम लीग नून ये तो फारग हो जाएं, ये बिल्कुल एलिमिनेट हो जाए इस पॉलिटिकल सिस्टम से। उसमें उनको नाकामी हुई। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया, और एक प्लान ये था कि अब फायज ईसा तो चूंकि चीफ जस्टिस बन गया, तो अब जनरल आसिम मुनीर को किस तरह से रास्ते से हटाना है। 9 मई करवा दिया, 9 मई करवाया। 9 मई करवाते करवाते जो फौजी तनसीबात के ऊपर हमला करवाया, जो कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला करवाया, मुझे और मेरे दोस्त को लाहौर प्रेस क्लब में बैठे एक बंदे ने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बताई, एक पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफी ने यह बात बताई कि उनकी एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर से बात हुई जो पहले कोर कमांडर लाहौर भी रहे हैं, मैं नाम नहीं उनका बताऊंगा। उन्होंने उनको ये बात बताई हमारे दोस्त को, और फिर उन्होंने हमसे ये बात ऑन द रिकॉर्ड की। उन्होंने उनको ये बात बताई कि खुद अफवाज पाकिस्तान को पता था कि जनरल फैज इस 9 मई के करता दर्दों में मुलव्वस है, और जनरल फैज इसका एक मरकजी किरदार है। सबको पता था सर, सब जानते थे। तो जनरल फैज जो है उन्होंने जो जराइम किए, जो उन्होंने कारस्तानी और जो करतूत दिखाए, सर उनकी सजा वो भुगतने और उन्होंने ताक़यामत भुगतनी। क्योंकि जनरल फैज को बार बार मुत्तईद बार जब वो सर्विस में थे तब भी उनको मना किया गया कि बाज आ जाओ, वो बाज नहीं आ रहे थे। उनको बार बार वार्न किया गया कि खुदा का वास्ता है ना करो, लेकिन वो वार्न करने के बावजूद बाज नहीं आए। तो जनरल फैज चाहते थे कि आसिम मुनीर का रास्ता रोको, वो भी नहीं रोक सके। फैजाबाद धरने के ऊपर जो फैजाबाद धरना केस था उसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि उस वक्त की पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के वो करता धरता जिन्होंने फैजाबाद धरना करवाया, उसमें किसका नाम था? पाकिस्तान की रियासती इदारों के चंद बड़े अफसरान का नाम था जिनका ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान से था। वो थे ना, वो जो धरने के शुरा में पैसे बांट रहे थे, वो कौन थे? वो वही लोग थे जिन्होंने उनको प्रमोट किया था, जिन्होंने उनको लॉन्च किया था। तो सर जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो 9 मई के हवाले से उनके ऊपर जो इल्जामात हैं वो तो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। एक टाइम पे जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का केस भी खुलेगा कि उनको बरतरफ करने का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला था, उस वक्त साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, और पाकिस्तान की अदालती तरीक के अंदर यह याद रखा जाएगा कि किस तरह जुडिशल एक्टिविज्म के जरिए, किस तरह जुडिशल मार्शल लॉ के जरिए यह सारा काम करवाया गया, और इसके पीछे भी जनरल फैज का हाथ था। तो सर जनरल फैज ने फैजाबाद धरना भी करवाया था। जनरल फैज के ऊपर यह इल्जाम भी है, जब उनको पता चला कि काजी फायज ईसा आउट ऑफ कंट्रोल है तो उन्होंने कहा कि अच्छा इसको पे टारगेट करते हैं। फिर उन्होंने उसको टारगेट किया और उसमें जनरल बाजवा भी इन्वॉल्व थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज ने मिलकर एक कहानी बनाई कि जी जस्टिस काजी फायज ईसा की बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज का एक रेफरेंस फाइल करते हैं, और वो रेफरेंस किसको दिया, उसकी जिम्मेदारी एक ऐसे वकील को दी जो परवेज मुशर्रफ का वकील था, जो अल्ताफ हुसैन का वकील था, उसका नाम था फरोख नसीम।
अब मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, उसकी मैं बिल्कुल भी उसके किरदार के ऊपर बात नहीं करूंगा, मुझे तो खुद बड़ी शर्म आएगी। तो जनरल फैज हमीद साहब जो है उनके वाले से शाहिद मैतला को जो इंटरव्यू दिया था जनरल बाजवा ने कहा कि फरोग नसीम भी हमारे कहने पर चलता था, जो हम हदायत देते थे हम उसको ये कहते थे तो वो वही करता था। उन्होंने उन चंद मखसूस एंकर्स के नाम लिए जनरल बाजवा ने शाहिद मैतला को इंटरव्यू देते हुए कि ये वो एंकर्स हैं जिनको हम चिट्ठियां पकड़ाते होते थे कि रात को टीवी चैनल्स के ऊपर जाकर ये बोलना है, रात को ये हेडलाइन लगानी है, ये सुर्खी लगानी है, रात को ये ट्रिगर्स चलाने हैं। तो सर उन्होंने जनरल बाजवा ने जो बाजवा डॉक्ट्राइन बनाई थी, जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी बनाई थी, उसका दरअसल मकसद ही ये था कि किसी तरह पाकिस्तान के मीडिया को कंट्रोल किया जाए, पाकिस्तान के इदारों को कंट्रोल किया जाए। जनरल बाजवा और जनरल फैज मिलकर लूडो खेलते होते थे और दोनों जो है वो छक्का लगाते होते थे। दोनों को 6 बड़ा पसंद था, वो जो 6 का दाना होता ना, दोनों बहुत ज्यादा 6 लगाते थे। तो दोनों को बड़ा तरीका था कि किन किन चीजों को कैसे मैनेज करना है, कैसे उन लोगों इन चीजों को चलाना है। ये तो सर कुदरत की, खुदा की शान देखें कि एक ऐसा इंटेग्रिटी वाला आर्मी चीफ आया जो हाफिज कुरान है, जिसके ऊपर पूरी उम्मत मुसलमान को फख्र है, पूरी फौज पाकिस्तान को, पूरी पाकिस्तानी कौम को फख्र है। एक ऐसा शख्स चीफ जस्टिस बना जिसने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जैसे जजेस को उठाकर बाहर फेंका। उसका नाम था जस्टिस काजी फाइज ईसा। पाकिस्तान की अदालत में आज तक किसी चीफ जस्टिस ने अपने जज का एहतसाब नहीं किया था। उसने अपने जज को कानून के कटहरे में खड़ा करके उसको फारिग कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मिसकॉन्डक्ट का रेफरेंस था, उसके ऊपर मिसकॉन्डक्ट का वो मुर्तकिब हुआ शख्स, और वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का रोल किसी से ढका छुपा नहीं था। ये पाकिस्तान के जय्यद साफियों को भी पता है कि फैज हमीद ने खुद इस बात का मुतअद्दिद बार इतराफ किया कि मैं ही जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को लाया था, मैं ही जस्टिस एजाजुल हसन को वो देता होता था वो कि ये फैसले करो, और साकब निसार की डोरे कौन ला रहा था? बाजवा और फैज यही थे ना लोग। तो इन्हीं के बारे में तो खुद अफसार आलम साहब ने ऑन द रिकॉर्ड ये बात की, जब वो चेयरमैन पैमरा थे तो उन्होंने कहा कि फैज ने मुझे कॉल की और मुझे कहा कि जी खबरदार अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बता दूंगा, नानी चेते याद करा दूंगा तीनों में। तो फैज हमीद साहब सर ये सारा कुछ कर रहे थे। और अब जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि फैज हमीद 50 से ज्यादा सियासतदानों से राब्ते में थे। ज्यादातर सियासतदान जो थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। सीनियर साफी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक 9 मई के बाद फैज इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी मुत्तहिद रवाबित के तवस्सुत से इमरान खान के साथ फैज हमीद राब्ते में थे। इन रवाबित की नौयत बराह रास्त या बिल वास्ता तहकीकात की जा रही हैं। रवां साल अगस्त के वस्त में शाया होने वाली खबर में जेल नेटवर्क, कुछ सियासतदानों और कुछ दीगर लोगों के तवस्सुत से इमरान खान और साबिक DGISI फैज हमीद के दरमियान राब्तों का जिक्र किया गया था। ताहम फौजी हकाम के हाथों जनरल फैज की गिरफ्तारी के मामले से इमरान खान ने फासला इख्तियार कर लिया था। खबर के मुताबिक जराए ने दावा किया था कि गिरफ्तारी से कबल जनरल फैज को फौजी हकाम की जानिब से रिटायरमेंट के बाद की काबिल एतराज सरगर्मियों के बारे में 1 से ज़ायद बार खबरदार किया गया था, लेकिन वो बाज नहीं आए। तो सर बचना फैज ने भी नहीं है, बचना इमरान ने भी नहीं है, और बचना उन लोगों ने भी नहीं है जो इस नेटवर्क का हिस्सा थे। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।